Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar and in this video we are going to understand the concept of registration under GST. It is a very interesting and a very important chapter for your examination, okay? And we will discuss a few case studies, we will discuss threshold limits, compulsory registration, non-compulsory registration, threshold limits and some exceptions and various case studies, okay? So please watch this video till the end to understand the holistic concept of registration under GST. ओके चलिए, तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीएसटीआईएन जो होगा, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट विल बी अ 15 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर. ओके, 15 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होगा द वे यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, जिसका फर्स्ट दो डिजिट जो होगा, फर्स्ट दो डिजिट विल बी द स्टेट कोड. ओके, महाराष्ट्र का स्टेट कोड इज 27, आपका जो भी स्टेट होगा रिस्पेक्टिवली उसके हिसाब से स्टेट कोड डिफर करेगा. करेक्ट. देन देयर विल बी अ 10 डिजिट पैन नंबर एंड देन देयर विल बी लास्ट 3 to 3 digits of system generated random numbers. Okay, this is the format of GSTIN. ठीक है, चलिए, तो ये आपको कब मिलेगा? when you will get yourself registered under GST. एंड एक बार आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद आप जो भी टर्नओवर करोगे या जो भी आप सेल करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी होगा वो एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी लगा के आउटवर्ड सप्लाई करना पड़ेगा. समझ में आ गया? बट are you liable for collecting the GST, raising a tax invoice since day one of your business? The answer is no. अगर मैंने एकदम नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और मेरा टर्नओवर 20, 30, 40, 50,000 रुपीज है, जस्ट स्टार्टेड माय बिजनेस, ठीक है, तो मुझे जीएसटी का कंप्लायंस करने का बर्डन नहीं होगा, बिकॉज जीएसटी लॉ एक्नॉलेजेस कि हम डे वन से आपको जीएसटी नहीं लगा सकते. इफ योर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, only after that GST law will ask you to get yourself registered and then ask you to collect GST on your outward supplies. समझ में आ गया? तो स्टेट वाइज वो टर्नओवर की लिमिट क्या है वो फटाफट देखते हैं. ठीक है, चलिए. रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक. ओके, स्टेट स्पेसिफिक मतलब जिस स्टेट में आपका बिजनेस है वो हर स्टेट में आपको अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड यू आर लायबल. ठीक है, यहां पर ऐसा सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है that you get yourself registered once and any branches that you open across India is covered under the same registration number. That is not how GST law functions, because there is a clear demarcation between the state law and the center law. करेक्ट. तो वो रीजन से हर स्टेट में आपको अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और हर स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन कोड डिफरेंट होगा. डू यू अग्री विद दिस? यस. तो आपको कौन से स्टेट में रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके लिए टर्नओवर लिमिट्स है. ठीक है, और वो टर्नओवर लिमिट को पूरे कंट्री को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. ठीक है, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री आर बाइफरकेटेड इन 3 कैटेगरीज. तो आपका स्टेट या आपकी यूनियन टेरिटरी कौन से कैटेगरी में फॉल करती है उससे डिपेंड करेगा दैट व्हेन विल यू बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. ओके, व्हाट इज द बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख रुपीज. देयर आर सर्टेन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पर 10 लाख रुपीस के ऊपर अगर आपका अग्रीगेट टर्नओवर जाता है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. समझ में आ गया? अग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जस्ट होल्ड ऑन फॉर दैट, अगले 5 मिनट में 10 मिनट में वो भी डिस्कस हो जाएगा. ठीक है, व्हाट आर दोस 4 स्टेट्स? ठीक है, आपको एक्रोनिम याद रखना है, मा मी त्रीना. ठीक है, आपकी एक मामी है जिसका नाम है त्रीना. ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? व्हाट इज द फुल फॉर्म? मा फॉर मणिपुर, मी फॉर मिजोरम, 3 for त्रिपुरा एंड ना फॉर नागालैंड. करेक्ट. तो मामी त्रीना अगर आप याद रखोगे तो ये जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड कर जाता है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. समझ में आ गया? गुड्स और सर्विस मिला के भी अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो भी रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल. मान लो आपका 8 लाख रुपीज का गुड्स का टर्नओवर है और 5 लाख रुपीज का सर्विस का टर्नओवर है, तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 13 लाख, विच इज मोर देन 10 लाख. यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. समझ में आ गया? चलिए, स्टेट विद अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ हाउ मच? स्टेट विद अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs. देयर आर स्टेट विद अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, जिसके लिए आपको एक्रोनिम याद रखना है, सैमपुट, SAMPUT. व्हाट आर दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड एंड तेलंगाना. These are the 6 states and union territories जहां पर आपका टर्नओवर अगर 20 लाख रुपीस गुड्स या सर्विसेज का एग्रीगेट टर्नओवर
20 लाख से एक्सीड करता है तो आपको कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी, ठीक है। जो सारे स्टेट ये पहली दो कैटेगरी में फॉल नहीं करते, बाय डिफॉल्ट उनके लिए कैटेगरी 3 एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? ये जो कैटेगरी 3 में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आता है, इसका लिस्ट नहीं है रिमेनिंग, ठीक है। ये 4 स्टेट्स को छोड़ दो और ये 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए लिमिट इज दिस: aggregate turnover threshold limit of 20 lakh rupees for goods or services both or only for services। यानी अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो तो 20 लाख रुपीस, अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करते हो तो भी 20 लाख रुपीस। लेकिन अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इफ यू सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशन इन दीज रिमेनिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, फॉर यू रजिस्ट्रेशन लिमिट विल बी 40 लाख रुपीस। समझ में आ गया? बाय डिफॉल्ट 20 लाख है, लेकिन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने पे योर रजिस्ट्रेशन लिमिट विल बी 40 lakhs. What are those 3 conditions? Condition number 1, you should be in category 3. आप कैटेगरी 3 में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले 2 कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है, आपके लिए या तो 10 लाख या तो 20 लाख ही ऑप्शन अवेलेबल है। सेकंड, you should be dealing only and exclusively in goods, ठीक है। अगर आप सर्विस में प्रोवाइड डील करते हो या फिर गुड्स या सर्विसेज में डील करते हो तो 20 lakhs ओनली इफ यू डील एक्सक्लूसिवली इन गुड्स एंड ओनली इफ यू एंगेज एक्सक्लूसिवली इन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ओनली इन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपके लिए जो टर्नओवर की रजिस्ट्रेशन लिमिट होगी दैट विल बी 40 लाख रुपीस। समझ में आ गया? अब ये 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये जो हमने एग्रीगेट टर्नओवर मेंशन किया, नाउ व्हाट डज दिस एग्रीगेट टर्नओवर एक्चुअली मीन? आप एग्रीगेट टर्नओवर में किसको कंसीडर करोगे? एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए यू विल कंसीडर द टैक्सेबल सप्लाईज दैट यू मेक, ठीक है। अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो, अगर आप ऐसी कोई चीज का सप्लाई करते हो जिसके ऊपर जीएसटी में टैक्स नहीं लगता है, दैट इज एन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी आप टर्नओवर के कैलकुलेशन में ऐड करोगे। भले ही उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर आपका क्रॉस हो रहा है या नहीं, ये कैलकुलेट करने के लिए आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी ऐड करोगे। आप नील रेटेड सप्लाई, यानी जिसकी जीएसटी लॉ के अंदर जीएसटी रेट 0% है, करेक्ट, देयर आर नील रेटेड गुड्स और 0% गुड्स, ओके। तो वो नील रेटेड गुड्स का भी जो सप्लाई है उसको भी आप ऐड करोगे, और अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो उसको भी आप वो टर्नओवर भी ऐड करोगे, बिकॉज एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी लॉ बाय डिफॉल्ट इज कंसिडर्ड एज एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया? तो अगर ये आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना है, यू विल ऐड ऑल 4 ऑफ देम। प्लीज माइंड यू, टैक्सेबल सप्लाई के अलावा एग्जेम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा दैट इज अ सेपरेट इशू, बट फॉर कंसिडरिंग और कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड एग्रीगेट टर्नओवर आप उन चीजों को ऐड करोगे, और उसको ऐड करने के बाद आप फाइंड आउट करोगे कि रजिस्ट्रेशन करने की लायबिलिटी है या नहीं। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद टैक्स आपको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पे ही लगेगा, फिर आपको ये 3 चीज पे एग्जेम, नील रेटेड और एक्सपोर्ट पे नहीं लगेगा, लेकिन टर्नओवर थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए यू विल हैव टू कंसीडर देम। आर यू वेरी क्लियर विद दिस? यस। चलिए, तो अगर आपको इतना समझ गया है तो अभी हम लोग 3-4 इलस्ट्रेशंस लेते हैं, ठीक है, और 3-4 इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आएगा व्हाट एल्स इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। पहले ब्लू वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिस्टर ए, उसका टर्नओवर कितना है? मिस्टर ए का टर्नओवर इज 5 लाख रुपीज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 5 लाख रुपीज इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड 5 लाख रुपीज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। यानी मान लो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ही कर रहा है। समझ में आ गया? तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन 3 स्टेट में अलग अलग कर रहा है, एंड उसका टोटल टर्नओवर, अगर एग्रीगेट टर्नओवर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना है? 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज। टोटल टर्नओवर उसका कितना है? 15 लाख रुपीज। सारे स्टेट को अगर हमने ऐड कर दिया तो अब ये 15 लाख रुपीज का जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ये आप कैलकुलेट करो कि कोई तो स्टेट में उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है क्या? महाराष्ट्र में व्हाट इज द लिमिट फॉर गुड्स? 20 लाख रुपीज और 40 लाख रुपीज, तो वो क्रॉस नहीं हो रहा है, टोटल भी नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली भी नहीं हो रहा है। गुजरात का टर्नओवर इज 20 लाख रुपीज, करेक्ट, 20 और 40 लाख रुपीज एज अ केस में भी वो भी है, इंडिविजुअली या एग्रीगेट में क्रॉस नहीं हो रहा है,
बट मणिपुर के अंदर जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है दैट इज हाउ मच, दैट इज 10 लाख रुपीज। समझ में आ गया? तो 10 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे हमारा टोटल टर्नओवर कितना है? टोटल टर्नओवर इज 15 लाख रुपीज, विच मींस एक स्टेट के अंदर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, तो आपको कहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा? आपको मणिपुर में तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल टर्नओवर आपका 15 लाख रुपीज हो गया है, बराबर ना? एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि तीनों स्टेट में पैन तो सेम होगा ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होगा लेकिन पैन सेम होगा, तो 15 लाख है तो मणिपुर में रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड जीएसटी लॉ सेज कि अगर आप एक स्टेट में खुद को रजिस्टर करते हो या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल होते हो, बाय डिफॉल्ट यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन ऑल द स्टेट्स दैट यू आर हैविंग योर बिजनेस इन, विच मींस अब बाय डिफॉल्ट मुझे महाराष्ट्र में भी रजिस्टर करना पड़ेगा और गुजरात में भी रजिस्टर करना पड़ेगा, which means in this example I will have to register myself in all the 3 states in which I am having a business, even if महाराष्ट्र और गुजरात में मेरा टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा है फिर भी। समझ में आ गया? बाकी 3 इलस्ट्रेशन डिस्कस करने से पहले I would just want to discuss 2 more things, okay? I would just want to discuss 2 more things. एक होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है? एक होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब आपके लिए, आप लोगों के लिए टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो ये 5 स्टेट्स, ये 5 कैटेगरी के लोग, ठीक है? इसका एक्रोनिम क्या है? इसका एक्रोनिम है इन रेस। इसका एक्रोनिम है इन रेस। इन रेस का मतलब आई फॉर इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन। सर्विस रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर सर्विस रिसीवर हो तो आपको जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, तो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी एजेंट, प्रिंसिपल के एजेंट हो और प्रिंसिपल अगर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है तो बाय डिफॉल्ट एजेंट आल्सो बिकम्स लायबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, स्पेसिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय लॉ। तो इन रेस में आई फॉर इंटरस्टेट, एन फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आर फॉर रिवर्स चार्ज, ए फॉर एजेंट, सी फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड ई फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। समझ में आ गया? तो आपको याद रखना है कि इन लोगों में टर्नओवर नहीं देखना, इनका नाम आया मतलब सीधा आप बोल दो कि इसको तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट कम्स द पीपल हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे एक्रोनिम क्या है? हियर्स, HEARS, ठीक है? तो अगर आप लोग स्पेसिफाइड कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर डील करते हो, इंटरस्टेट भी है, बट इफ इट इज अप टू 20 lakhs और 10 lakhs एज द केस में भी, तब तक आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, बाकी गुड्स के लिए बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन है, बट हैंडीक्राफ्ट गुड में 10 लाख या 20 लाख जो भी आपकी स्टेट की लिमिट है उतनी आपको मिल जाएगी। After that, you have person engaged exclusively in supply of non-taxable or exempted goods or services. यानी आपका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का है, लेकिन आप पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई करते हो। मान लो आपका गेहूं बेच के या शुगर केन सेल करके आपका 5 करोड़ का बिजनेस होता है, दैट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो आपका भले टर्नओवर 2 करोड़, 5 करोड़ या 20 करोड़ रुपया है, यू आर नॉट लायबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड बिकॉज यू हैव नो liability of paying GST because entire 100% of your supply is of exempted goods, ठीक है? अगर exempted और taxable का mix है तो फिर क्या होगा, इसका illustration हम देखेंगे, but exclusively अगर exempted है, not liable for registration. If you are an agriculturist, not liable. अगर आप goods service provide करते हो under reverse charge, मतलब buyer की responsibility है GST पे करने के लिए, तो आपको register करने की जरूरत नहीं है। And person providing interstate services up to 10 lakhs और 20 lakh as the state limit suggests. समझ में आ गया? तो ये स्टेट लिमिट जो है उसमें सर्विसेज में आपको इंटरस्टेट में भी अलाउड है, गुड्स में आपको बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। फटाफट अभी ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एंड वी विल रैप इट अप इन द नेक्स्ट 2 minutes, ओके? चलिए, मिस्टर एक्स जो है ही इज डीलिंग इन एग्जेम्प्टेड गुड्स, ओके? एग्जेम्प्टेड गुड्स सेल कर रहा है इन मध्य प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश एंड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है? तीनों में वो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो भी आप बोल दो, ठीक है? व्हाट इज द टोटल टर्नओवर? टोटल टर्नओवर इज 1.5 CR, ठीक है? तो ये लोग तो इंडिविजुअली भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और एग्रीगेट में भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो इफ दीज पीपल वुड हैव मेड इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, तो ये तीनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता। बट इन दिस केस, इज द रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? द आंसर इज नो, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। व्हाई? Because this person is dealing exclusively in exempted goods. समझ में आ गया सर? तो एक एग्जांपल हो गया जहां पे पूरा टैक्सेबल टर्नओवर है, एक सिचुएशन ऐसा हो गया जहां पे फुल्ली एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है,
What if there is a mix of exempted turnover and threshold taxable? तो क्या होगा? So let's discuss this. Okay, Mr. Y is selling goods in Maharashtra. ठीक है, गुड्स का लिमिट 40 लाख रुपीज है, एक्सक्लूसिवली गुड्स का. He is making a taxable supply of 15 lakh, exempt supply of 15 lakh, nil rated supply of 15 lakhs and export of 10 lakhs. समझ में आ गया? अभी आप बोलोगे कि सर जिसके ऊपर जीएसटी लगाना है उसका टर्नओवर तो सिर्फ 15 लाख रुपए से, विच इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, तो इसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. बट हियर कम्स द कैच कि एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है? इट आस्क्स यू टू ऐड टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड एंड एक्सपोर्ट सप्लाईज एवरीथिंग. तो अगर आप सबको ऐड करोगे तो आपका टोटल टर्नओवर कितना आ रहा है? आपका टोटल टर्नओवर आ रहा है 55 लाख रुपीस. भले जीएसटी 55 लाख पे नहीं लगेगा, लेकिन टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए we'll have to consider entire 55 lakh. Is it more than the threshold limit? The answer is yes, and therefore this person is liable for registration. Are you very clear with this? Yes. And finally, अगर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर ये पर्सन, जिस पर्सन की बात हो रही है, अगर वो इसके पहले के कोई लॉ में अगर लायबल था रजिस्टर करने के लिए, यानी सर्विस टैक्स, वैट, जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग लॉ थे उसके अंदर अगर उसके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो इस जीएसटी लॉ के अंदर उसको थ्रेशोल्ड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है. दैट पर्सन हैज टू बाय डिफॉल्ट गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज वेल, irrespective of the turnover. Only if you are supplying goods exclusively which are not covered under GST, आप alcohol for human consumption sell करते हो या आप agricultural produce sell करते हो, तो फिर आप इंट्रास्टेट करो, इंटरस्टेट करो, एक्सपोर्ट करो. एक्सक्लूसिवली अगर आप नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स में सप्लाई करते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. बट इफ इट इज अ मिक्स ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल, आप टोटल थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करो एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड करो. समझ में आ गया? सो आई होप आई हैव गिवन यू अ वेरी होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द liability for registration under GST. If you find value in this video, consider liking it, dropping a comment and subscribing for upcoming videos. Thank you so much for your time and attention. I will see you guys in the next video.